नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप करंट अफेयर के क्वेश्चन भी जो है वो कह सकते हैं, और उत्तीर्ण सीरीज का ये पार्ट है। हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आने वाला आपका पेपर 1 है, हाई कोर्ट में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। हाई कोर्ट के अलावा पेपर 1 में 15 नंबर के स्पेसिफिक ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आपको हेल्प मिलेगी। राज्य चयन आयोग के आने वाले एग्जाम्स हैं उनमें आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक मेरिट बनाने वाला, स्कोर क्रिएट करने वाला जो है वो टॉपिक है। और क्वेश्चन नंबर 1 से अभी हम डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं द सोनामार्ग टनल रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन विच स्टेट यूटी। तो बोलते हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जो है वो, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो है वो सोनामार्ग जो टनल है, सुरंग है, उसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। ये सोनामार्ग टनल जो है इसका उद्घाटन अभी हाल फिलहाल में किया गया है, और ये जम्मू कश्मीर स्टेट में जो है वो किया गया है। जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी डिटेल से थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ये जो सोनामार्ग टनल है इसको जेड मोरा टनल भी जो है वो कहेंगे। जेड मोरा टनल इसको पहले कहते थे, परंतु फिर इसको नाम दे दिया गया सोनामार्ग टनल। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 6.5 किलोमीटर। ये आपने ध्यान रखना है। 2 लेन, उनके 2 लेन्स इसमें बिछी हुई हैं जिनके ऊपर जो है वो गाड़ियाँ चलती हैं। और ये टनल जो है वो गगनगैर एरिया और सोनमार्ग एरिया को जो है वो आपस में कनेक्ट करती है। अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर से अगर लेह की ओर जाना हो तो कनेक्टिविटी यहाँ से जो है वो इजी हो जाएगी। इसको जो है वो जेड शेप्ड में इसको था, इसको कहते थे कि जेड मोरा टनल, जैसे बोलते हैं ना कि जेड मोरा टनल इसका पहले नाम था। तो ये पहले जेड शेप्ड टनल थी, या फिर ऐसे इस तरह का स्ट्रेच यहाँ पर एक हुआ करता था, जेड शेप में स्ट्रेच, फिर यहाँ पर एक टनल बना दी गई तो इसको जेड मोरा टनल जो था वो कहा गया। इस तरह से जो है वो इसकी कहानी है। तो इसलिए जेड टर्न यहाँ पर हुआ करता था तो इसको जेड मोरा टनल कहते थे। जेड शेप्ड में यहाँ पर एक स्ट्रेच रोड हुआ करता था जिसको इस टनल ने जो है वो रिप्लेस कर दिया। इसको नाम सोनामार्ग टनल दिया गया है। एग्जाम में जेड मोरा टनल कर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ से जो कनेक्टिविटी इंक्रीज होगी वो श्रीनगर से जो है वो लद्दाख की ओर की कनेक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी। उसी दौरान जब यहाँ टनल का इनॉग्रेशन हुआ था तो उसी टाइम जो था वो इंडिया का फर्स्ट केबल स्टे ब्रिज, जो रेलवे ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, जो जिसका इनॉग्रेशन जो था वो किया गया था जम्मू कश्मीर में, वो कौन सी खड्ड के ऊपर बना हुआ है तो वो अंजी खड्ड ब्रिज जो है वो ध्यान रखना है। ये फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है इंडिया का। तो ये भी अंजी खड्ड ब्रिज है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, अंजी खड्ड ब्रिज। चलो ये भी क्लियर हो गया आपका। अगर टनल की बात की ही जा रही है तो रोहतांग टनल की बात करना जो है वो इंपॉर्टेंट है। रोहतांग टनल जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो आती है, और हिमाचल प्रदेश में आती है, इसको जो है वो अटल टनल का नाम जो है वो दिया गया है। एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो पूछ लेंगे कि ये जो अटल टनल है ना, इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है। तो अटल टनल की लेंथ आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो लेंथ है वो 9.02 किलोमीटर जो है वो आती है। कितना? 9.02 किलोमीटर जो है वो उसकी टोटल लेंथ जो है वो आती है। चलो लेंथ भी आपको पता चल गई। बाकी जो अभी हमने टनल पढ़ी, अगर ये जो जेड मोरा टनल या तो सोनामार्ग टनल जो हमने पढ़ी उसकी लेंथ कितनी थी, उसकी 6.5 किलोमीटर थी, वो भी हमने ऊपर पढ़ लिया है। तो इतना क्लियर करना है यहाँ से कॉन्सेप्ट आपने। अगले क्वेश्चन की ओर जो है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड इन। तो बोलते हैं भारत का पहला जो प्रवासी जन औषधि केंद्र, इसका उद्घाटन किया गया है अभी हाल फिलहाल में, वो कहाँ पर किया गया है? तो ये जन औषधि केंद्र भारत का है, परंतु किसी और कंट्री में जो है वो इसका इनॉग्रेशन जो है वो भी किया गया है, आउटसाइड इंडिया, इसलिए उसको प्रवासी कहा गया, ओवरसीज कहा गया। तो ये जो ओवरसीज जो है वो एक जन औषधि केंद्र है, इसका जो है वो इनॉग्रेशन किया गया है, वो किया गया है मॉरिशस कंट्री में। मॉरिशस कंट्री का नाम आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब जन औषधि के बारे में जो है, जन औषधि केंद्र के बारे में तो आपको पता चल गया कि ये जो है वो कहाँ पर, मॉरिशस कंट्री में जो है वो इसका इनॉग्रेशन किया गया है। और यहाँ से ध्यान रखना है कि इंडिया जन औषधि दिवस भी जो है वो मनाता है। जन औषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को जो है वो मनाते हैं। अब ये जो ओवरसीज एक जन औषधि केंद्र मॉरिशस में इनॉग्रेट किया गया है, ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, जिनको फॉरेन मिनिस्टर भी आप बोल सकते हैं, जयशंकर जी, उनके द्वारा जो है वो किया गया है। एस जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर। मॉरिशस कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है प्रविंद कुमार। प्रविंद कुमार उनका नाम है, प्रविंद कुमार। ये नाम भी एग्जाम में शायद पूछा जा चुका है एक बार। प्रविंद कुमार, इस तरह से जुगनौथ करके इनका नाम है, जुगनौथ करके, ये प्रविंद कुमार जुगनौथ करके ये इनका नाम है। और ये भी यहाँ पर प्रेजेंट थे जब ये जो है वो इस तरह का जन औषधि केंद्र मॉरिशस में जो था वो इनॉग्रेट किया गया।
जब भी इंडिया की इस तरह की कोई स्कीम, इस तरह का कोई केंद्र किसी और कंट्री में जाकर इनॉग्रेशन हो उसका, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस भी जो है वो मनाया गया है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, अभी कौन से नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया गया, वो भी क्वेश्चन बनता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस की अगर हम बात करें कि प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी महीने में मनाया जाता है और 9 जनवरी को ये मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो था वो साउथ अफ्रीका से वापस जो था वो इंडिया आए थे। और इस बार जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया वो 18 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। इससे पहला जो एडिशन है उत्तीर्ण सीरीज का, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से जो है वो आपको प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में बताया है। उसका जो होस्ट स्टेट था वो भी मैंने बताया था, उड़ीसा जो था वो होस्ट स्टेट था जिसने इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस को, या 18वें नंबर के प्रवासी भारतीय दिवस को जो था वो होस्ट किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड फॉर मेट्रो रेल नेटवर्क। तो मेट्रो हमारे पास है, तो बोलते हैं मेट्रो रेल नेटवर्क की जब भी बात की जाती है तो मेट्रो रेल नेटवर्क में जो है वो इंडिया का कौन सा जो है वो रैंक आता है। तो मेट्रो रेल नेटवर्क में जो है वो इंडिया का तीसरा रैंक जो है वो आता है। अब तीसरा रैंक इंडिया का आता है तो पहले में ऑब्वियसली 2 टॉप की कंट्रीज जो है वो रही होंगी। तो 2 टॉप की जो कंट्रीज हैं यहाँ पर वो कौन कौन सी हैं। इंडिया जो है वो मेट्रो रेल नेटवर्क में तीसरे नंबर पर आता है, परंतु इससे पहले चाइना और यूएस जो है वो इंडिया से पहले आते हैं। इंडिया में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी सिटीज़ में ये मेट्रो रेल नेटवर्क है, तो दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, भुवनेश्वरम, इन सिटीज़ में जो है हमें मेट्रो रेल नेटवर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इन कंट्रीज, इन सिटीज़ में जो है हमारे मेट्रो रेल नेटवर्क है और इंडिया तीसरा लॉन्गेस्ट जो है वो वर्ल्ड का जो है इंडिया में जो है वो मेट्रो नेटवर्क जो है वो भी ध्यान रख रहे हैं। इंडिया से पहले की जो कंट्रीज हैं वो पता चल गया। अगर हम रेलवे की बात करते हैं इंडिया में, तो रेलवे में भी आपने क्या ध्यान रखना है, इंडिया में जो पहली रेलवे लाइन बिछी थी वो बॉम्बे से लेकर थाने तक बिछी थी और 1853 की ये बात है कि पहली रेलवे लाइन इंडिया में ये बिछाई जाती है। उस टाइम लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल जो था वो हुआ करता था। इंडिया में रेलवे के अलग अलग जोन जो हैं वो आते हैं, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, साउथर्न, सेंट्रल, ये बहुत सारे इस तरह से जो है वो इंडिया में जो है वो रेलवे के जो है वो जोन्स आते हैं। अगर इंडिया का रेल नेटवर्क की हम बात करते हैं, ये तो हम मेट्रो की बात कर रहे थे, अगर इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे जो है वो एशिया में 2nd नंबर पर आता है और वर्ल्ड में ये 3रे नंबर पर जो है वो आता है। इंडिया की जो रेलवे है ना वो भी एशिया में 2रे नंबर पर और वर्ल्ड में 3रे नंबर पर जो है वो आती है। और पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी वो तो आपको पता चल ही गया। इंडिया में जो पहली मेट्रो ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई थी वो कहाँ पर की गई थी, फर्स्ट मेट्रो की अगर हम बात कर लेते हैं, फर्स्ट मेट्रो ट्रेन यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी कोलकाता में। कोलकाता में यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई थी और कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल में की गई थी। ये की गई थी 1984 को, 1984 को एग्जैक्टली 24 अक्टूबर 1984 को ये पहली रेलवे लाइन जो था वो यहाँ पे इनॉग्रेट की गई थी। फिर दिल्ली मेट्रो आप देखते होंगे, दिल्ली मेट्रो का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। दिल्ली मेट्रो का इनॉग्रेशन कब किया गया था, दिल्ली मेट्रो जो था वो वर्ष 2002 में जो था वो स्टार्ट की गई थी। दिल्ली मेट्रो 2002 में जो था वो स्टार्ट हुई थी। तो इतना सब रेल नेटवर्क के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए महाकुंभ के बारे में है। बोलते हैं द महाकुंभ 2025 इज स्पेशल बिकॉज इट इज हैपनिंग आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स। तो इस बार जो है वो महाकुंभ है इस बार। तो इस बार का महाकुंभ जो है वो काफ़ी खास है क्योंकि ये महाकुंभ कितने सालों के बाद जो है वो आ रहा है। ये महाकुंभ 144 सालों के बाद जो है वो हो रहा है। आफ्टर 144 ईयर्स के बाद ये महाकुंभ जो है वो हो रहा है। इसलिए इस बार का महाकुंभ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी खास है। और महाकुंभ के बारे में एक और बात आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि कुंभ भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि कुछ कुंभ होते हैं जो अर्ध कुंभ होते हैं, कुछ पूर्ण कुंभ होते हैं, कुछ महाकुंभ में जो है वो आते हैं। इस बार का जो महाकुंभ होने जा रहा है 2025 में, ये मेला ये प्रयागराज में होने जा रहा है, त्रिवेणी संगम पर, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती जो कि इनविजिबल है, इन 3 नदियों का संगम जो है वो यहाँ पर होता है। और यहाँ पर ये जो है वो मेला जो है वो होने जा रहा है। महाकुंभ मेले की अगर बात करें तो महाकुंभ मेला वैसे यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। 2017 में इसको यूनेस्को की लिस्ट में, इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। देखो पहली बार कुंभ का मेला कब आयोजित किया गया था इसके बारे में कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती क्योंकि ये बहुत पुराना जो है वो कुंभ का मेला माना जाता है। हजारों करोड़ों की संख्या में जो है वो यहाँ पर लोग जो है वो आते हैं। लोगों की श्रद्धा बहुत ज़्यादा है और इंडिया
मैं इस बार आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से कि फॉरेन से जो है वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, जो है जो ये लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, कुछ तो स्टडी करने के लिए आते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर जो है वो होती हैं। परंतु ये कुंभ होता क्यों है, क्या इसके पीछे की कहानी है, वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। परंतु उससे पहले अगर आप देखिए, आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हाई कोर्ट के लिए, चाहे राज्य चयन आयोग के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी को आप एक अच्छी शेप दे सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए। उसके लिए आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी कल आया भी था न्यूज़पेपर में भी कि राज्य चयन आयोग की नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाली है। तो देखो, स्लॉट 1 भी हमारा जो है वो अब लिमिटेड सीट्स के साथ बचा है और स्लॉट 1 में ही आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर अपनी स्टडी को एक अच्छी शेप देना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज में टाइमली रजिस्टर कीजिए खुद को। कोई भी दिक्कत आती है आप डायरेक्टली हमें ईमेल कीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो सॉल्व हो जाएंगी। परंतु हम बात कर रहे थे अब कुंभ की, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। कुंभ होता क्यों है, और कहते हैं कि कुंभ 12 वर्षों के बाद होता है। वैसे तो कुंभ 12 वर्षों के बाद ही क्यों होता है? देखो, समुद्र मंथन जब हुआ था देवताओं और असुरों के बीच में, तो समुद्र मंथन हुआ था, उसके बाद जो अमृत वहां से निकला था, उस अमृत के लिए लड़ाई हुई थी। अब कहते हैं जहां जहां पर अमृत की बूंदें गिरी थी आकर, वहां वहां पर जो है वो कुंभ का मेला मनाया जाता है। परंतु क्यों ये 12 सालों बाद ही आता है? 12 सालों बाद इसलिए आता है, कहते हैं कि देवताओं और असुरों के बीच जो अमृत के लिए युद्ध चला था वो लगभग 12 दिनों तक चला था, और उस टाइम के 12 दिन आज टाइम के 12 साल जो हैं वो बन जाते हैं, और इसलिए ये 12 सालों के बाद जो है वो आता है। अलग अलग कहानियां हो सकती हैं। वन ऑफ द स्टोरी जो मैंने आपको बताई, जो एक प्रचलित है, जो मानी जाती है, वो ये थी, और इसलिए कुंभ का मेला 12 सालों के बाद आता है। उस टाइम के 12 दिन आज के 12 साल के बराबर माने गए। तो ये थी कहानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। बोलते हैं यहाँ पर एरो इंडिया 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो ये एरो इंडिया का 2025 का जो शो होने जा रहा है, ये कहाँ पर जो है वो आयोजित होगा? एरो इंडिया का जो शो होने जा रहा है वो होगा बेंगलोर में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर एरो इंडिया के बारे में लिखा गया है कि ये 10 से 14 फेब के बीच में होगा 2025 में, और बेंगलुरु का जो एयरफोर्स स्टेशन है यलांका, वहां पर जो है ये एरो शो जो है वो होगा। और एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस शो जो है ये होता है। 15 एडिशन जो है वो 15वें नंबर की एडिशन इस बार जो है वो इसकी होगी। और इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो रखी गई है द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये इसकी थीम जो है वो रखी गई है। अब एरो शो होने जा रहा है, तो हम एयरफोर्स डे की बात भी जो है वो यहाँ पर कर लेते हैं कि इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो देखो, इंडिया में अगर हम एयरफोर्स डे की बात करते हैं, वैसे वो अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। अक्टूबर महीने की 8 तारीख को जो है ये एयरफोर्स डे जो है वो मनाया जाता है। अभी एयरफोर्स के जो चीफ हैं इंडिया में वो कौन है? तो एयरफोर्स के जो चीफ हैं इंडिया में, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। उनका नाम जो है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह उनका नाम है। अमरप्रीत सिंह जी, आपने नाम ध्यान रखना है। डेजिग्नेशन एयर चीफ मार्शल है, तो इनका नाम भी ध्यान रखें। अभी क्या कोई इस तरह का डे मनाया गया है रिसेंटली? तो डे हम आगे पढ़ेंगे, परंतु अभी हमने आर्मी डे जो है वो मनाया है। आर्मी डे हम कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष जो इंडियन आर्मी डे हम मनाते हैं वो जनवरी महीने की 15 तारीख को जो है वो मनाते हैं। तो इंडियन आर्मी का डे भी आपने जान लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज इन 2026। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में राष्ट्रमंडल देशों के सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी जो है वो करेगा? तो कौन सी कंट्री होगी जो 2026 में जो है वो स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो पार्लियामेंट के होते हैं उनकी जो है वो मेजबानी करेगा, और इसमें कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो है वो शामिल होंगी। तो अपना भारत जो है वो 2026 में इसकी मेजबानी जो है वो करेगा। जैसे ही यहाँ पर कॉन्फ्रेंस और आ रहा था ना, कॉन्फ्रेंस आ रहा था, तो मेरे मन में COP28 भी जो है वो आया। हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की हमेशा बात करते हैं, तो COP28 जो है वो कहाँ पर होस्ट हुआ था? COP28 जो था वो होस्ट हुआ था 2023 में, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो था वो होस्ट हुआ था।
उसके बाद COP29 भी हुआ। COP29 जो था वो 2024 में जो था वो हुआ था, और COP29 2024 में जो था वो कहाँ पर हुआ था? COP इनकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो 2024 में 29वें नंबर की मीटिंग हुई थी वो बाकू शहर में हुई थी, अजरबैजान में जो था वो हुई थी। तो ये COP यहाँ से आ रहा था माइंड में, तो मैंने यहाँ से आपको रिवाइज करवाना उचित समझा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन क्लियर होते हैं, ऐसे ही कॉन्सेप्ट याद भी रहते हैं। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी उनको यहाँ से पता चला होगा, क्योंकि हमने अभी लेटेस्ट नवंबर महीने की टेस्ट सीरीज जो है वो एक जानी है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर की, और उस नवंबर महीने में ही COP की मीटिंग हुई थी, तब मैंने ये क्वेश्चन बताया था, तो वहाँ से लिंक भी हो गया। अब यहाँ पर वही डिटेल से लिखा गया था जो मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 रिपोर्ट व्हाट इज इंडियाज रैंक इन मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज। तो बोलते हैं कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स है 2021 का, इसमें बोलते हैं सबसे जो धर्मार्थ देशों में चैरिटेबल कंट्रीज में भारत का कौन सा रैंक है। तो भारत को जो है वो मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज में जो है वो कौन से नंबर पर रखा गया है? मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज में भारत को जो है वो 14th नंबर पर जो है वो रखा गया है। ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 की एक रिपोर्ट है, ये बताती है कि इंडिया 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री है, और इंडिया में जो 61% इंडियंस हैं वो हेल्प करते हैं स्ट्रेंजर्स की। आप में से बहुत सारे होंगे जो अनजाने लोगों की हेल्प जो है वो कर देते हैं ज़रूरत पड़ने पर, और 34% यहाँ पर वॉलंटियर हैं लोग, ये वॉलंटियर करते हैं इच्छानुसार जो है, जहाँ पर भी जाकर फ्री में सेवाएं देते हैं। और 36% लोग ऐसे हैं जो मनी भी जो है वो डोनेट करते हैं, जैसे किसी अच्छे कार्य में किसी कहीं पर भी जाकर जो है वो मनी डोनेट करती जहाँ से किसी की हेल्प हो सके। तो इंडिया का ये स्टेटस है मोस्ट चैरिटेबल कंट्रीज में 14th मोस्ट चैरिटेबल कंट्री जो है वो इंडिया आती है। ये इंडिया को जो है वो रैंक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ से इतना ही आप जोड़ेंगे, ज़्यादा यहाँ से लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, रिसेंटली जोसेफ ऑन हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अभी जोसेफ ऑन निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति जो हैं वो चुने गए हैं? जोसेफ ऑन जो है वो कौन से कंट्रीज के राष्ट्रपति चुने गए हैं? लेबनान कंट्री के राष्ट्रपति ये चुने गए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेबनान कंट्री के चुने गए हैं, उसी तरह लेबनान कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो बने हैं। लेबनान कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो नवाब सलाम जो है वो बने हैं। नवाब सलाम का नाम आपने ध्यान रखना है, ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बने हैं। और प्रेसिडेंट का नाम पता चल गया। इसके अलावा कुछ कंट्रीज हैं जहाँ जैसे कि क्रोशिया कंट्री हो गया है, कि यहाँ पर भी प्रेसिडेंट बने हैं। यहाँ के जो प्रेसिडेंट बने हैं वो जोरान मिलानोविक बने हैं, इनका नाम ध्यान रखना है, जोरान मिलानोविक का। और एक कंट्री है गाना, गाना के जो प्रेसिडेंट बने हैं गाना रिपब्लिक के, वो बने हैं जॉन द्रामनी महामाना, ये बने हैं जॉन द्रामनी महामा इस तरह से, और ये जो है वो प्रेसिडेंट घाना के बने हैं। तो ये 3 हमारे पास नाम हो गए, प्लस एक क्वेश्चन था, टोटल 4 नाम हमारे पास इस तरह से क्लियर हो गए। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन और बन सकते हैं? एक तो ये लेबनान कंट्री यहाँ पर दी गई है, इसकी कैपिटल कहाँ पर आती है? इसकी कैपिटल आती है बेरूत में, ये आपने ध्यान रखना है, बेरूत में इसकी कैपिटल जो है वो आती है। दूसरा, लेबनान की करेंसी जो है वो क्या आती है? तो लेबनियन पौंड करके जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आ जाती है। यहाँ पर क्रोशिया भी हमारे पास दिया गया है। तो ये जो क्रोशिया कंट्री है इसकी कैपिटल जो आती है वो कहाँ पर आती है? जाग्रेब में इसकी कैपिटल जो है वो आती है, और इसकी करेंसी जो है वो क्या है? यूरो जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आ जाती है। एक और कंट्री हमारे पास दी गई है घाना कंट्री यहाँ पर। तो घाना कंट्री की कैपिटल और करेंसी जो है वो कहाँ पर आती है? घाना कंट्री की जो कैपिटल आती है वो आती है अकारा में। अकारा इसकी कैपिटल आती है, यहाँ पर लिख देते हैं, अकारा इसकी कैपिटल है। और इसकी करेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी करेंसी जो है वो आती है सीडी, घानियन सीडी करके, इस तरह से सीडी करके, घानियन सीडी करके जो है वो इसकी करेंसी जो है वो आती है। तो इसकी करेंसी थोड़ी अलग है, तो ये इंपॉर्टेंट है, घानियन सीडी करके, और इसकी कैपिटल अकारा है। अब क्या कैपिटल्स एग्जाम में पूछी जाती हैं? बिल्कुल पूछी जाती हैं, कई बार मैच करने को, कई बार डायरेक्टली पूछ ले जाएगा किसी कंट्री की कैपिटल, और खासकर कौन सी कंट्रीज पूछी जाती हैं, जो चर्चा में रहती हैं वो कंट्रीज ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो ये चर्चा में थी इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनको ध्यान भी रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली नेपच्यून मिसाइल इज इन न्यूज़, इट इज़ डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अभी नेपच्यून मिसाइल जो था वो खबरों में थी, बोलते हैं इस नेपच्यून मिसाइल को जो है वो किसने जो है वो डेवलप किया है? तो नेपच्यून मिसाइल की अगर हम बात करते हैं, नेपच्यून मिसाइल को जो है वो डेवलप किसके द्वारा किया गया है? यूक्रेन के द्वारा जो है उसको डेवलप किया गया है।
चर्चा में थी, अलग अलग टाइम में जो है ये मिसाइल चर्चा में रहती है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो है वो युद्ध चला हुआ है, तो अलग अलग टाइम पर वो मिसाइलें एक दूसरे के ऊपर दागते रहते हैं, तो कोई भी मिसाइल इस तरह से चर्चा में जो है रैंडमली आ जाती है। हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट मिसाइल देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करते हैं और भी कोई इस तरह की मिसाइल्स की, तो एक हमने यार्स मिसाइल सिस्टम पढ़ा था जो कि रशिया का था, ये रशिया का मिसाइल सिस्टम हमने पढ़ा था। एक डोंगफेन हमने पढ़ा था, डोंगफेंग हमने कहाँ पर पढ़ा था, डोंगफेंग 26 करके, ये हमने चाइना का मिसाइल सिस्टम जो था वो पढ़ा था। एक हमने हवासोंग मिसाइल सिस्टम पढ़ा था, जो हमने हवासोंग मिसाइल सिस्टम पढ़ा था, हवासोंग 19 करके, ये कौन सी कंट्री का था, ये नॉर्थ कोरिया का जो था वो था, नॉर्थ कोरिया का ये था। ठीक है जी, तो ये हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपके मिसाइल सिस्टम के बारे में जो है वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, तो बोलते हैं कि वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो कब मनाया जाता है। अब वर्ल्ड हिंदी डे स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है यहाँ पर वर्ल्ड करके, यानी कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जनवरी के महीने में। और जनवरी की कौन सी तारीख को ये मनाया जाता है, तो जनवरी की 10 तारीख को ये मनाते हैं। जनवरी की 10 तारीख को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। और 2025 में जो इसकी थीम रखी गई थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थीम ध्यान रखना है, अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, ये इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। अ ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड इसकी थीम जो था वो रखी गई थी। और जनवरी पूरा का पूरा जनवरी महीना, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट डेज यहाँ से लगे आपको तो वो फटाफट नोट करना है, क्योंकि अक्सर जनवरी के ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि अभी 12 जनवरी को हमने पढ़ा है यूथ डे, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी की जो है वो बर्थ एनिवर्सरी जो है वो होती है इस दिन। तो 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। 15 जनवरी हमने अभी पढ़ लिया, आर्मी डे हम मनाते हैं। अब वर्ल्ड हिंदी डे तो हमने जान लिया कि 10 जनवरी को मनाया जाता है। मैं बार बार वर्ल्ड क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि एक नेशनल हिंदी डे भी मनाया जाता है, एक राष्ट्रीय हिंदी डे भी मनाया जाता है। और ये राष्ट्रीय हिंदी डे भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सितंबर महीने की 14 तारीख को जो है वो मनाते हैं, 14 सितंबर को ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो मनाते हैं। वैसे ही नेशनल यूथ डे तो मनाते हैं 12 जनवरी को, परंतु एक वर्ल्ड लेवल पर भी जो है वो यूथ डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे भी आप बोल सकते हैं उसको, कि इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो वो अगस्त महीने की 12 तारीख को मनाते हैं। ठीक है जी, ये यूथ डे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आपने ध्यान रखना है इन यूथ डे के बारे में। ठीक है जी, कि कब कब ये मनाए जाते हैं। 12 जनवरी वाला तो हमारा क्यों मनाया जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया। थोड़ी सी ना ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी यहाँ पर मैं करवाता हूँ। अभी आपने ना कोई भी किताब नहीं खोलनी है, कुछ भी नहीं करना है। रैंडमली आपने 5 इंपॉर्टेंट डे सोचने हैं, 5 इंपॉर्टेंट डे सोचने हैं और बताना है कि वो इंपॉर्टेंट डे कब कब मनाए जाते हैं। बहुत मतलब किताबों को खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं है। रैंडमली जो आपको आता है वो आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा इंपॉर्टेंट डे किसी भी महीने का चाहे वो आपके माइंड में आ रहा है और वो कब मनाया जाता है, बस वो आप कमेंट करके बता दीजिए। एक ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ से हो जाएगी। आपकी कुछ जो मेमोरी है ना, जो मेमोरी ओल्ड हो जाती है, उस मेमोरी को रिवाइज करने का, उस मेमोरी को जो है वो पुनर्जागरण उसका किया जाए, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ से आपकी होगी। जल्दी से कमेंट करके बताना। क्वेश्चन देखिए जी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं पेपर 1 में। बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको NSO बोला गया, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2024-25। तो 2024-25 के लिए NSO के द्वारा भारत की जो है वो अनुमानित वृद्धि दर जो है वो बताई गई है, वो कितनी % बताई गई है। इससे पहले का जो एडिशन था इस उत्तीर्ण सीरीज का, न्यू उत्तीर्ण सीरीज का, उसमें पहला ही क्वेश्चन मैंने बताया था। अभी आप जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।